नमस्कार मित्रों, मैं चंद्रशेखर बिरथरे CSB फिल्म एक्टिंग एकेडमी इंदौर से आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हमारे एक्टिंग एपिसोड 36 के चौथे भाग की बात करेंगे कि चौथे भाग में भी हम पुनः अभिनय में योग का महत्व पाठ को चर्चा करेंगे पाठ की, और इसमें ये कंक्लूडिंग पार्ट से ये अभिनय का योग में महत्व का आखिरी पार्ट है, जिसमें हम कैसे योग किया जाए उसके बारे में बात करेंगे। योगाभ्यास करने के पहले या क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, किस तरह हमको उन महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखकर योगाभ्यास करना चाहिए, ये सब बातें हम आज करेंगे। तो मित्रों, हठ योग के आसन प्राणायाम का अभ्यास भी ठीक तरीके से अगर किया जाएगा तो वो क्या होता है, व्यक्ति जो करता है वो प्रसन्नता अनुभव करता है, शरीर उसका हल्का फुल्का लगने लगता है, मन और तन हल्का हो जाता है, अकारण ही गुनगुनाने का मन करता है, और इसके बाद चारों तरफ उसे लगता है कि आनंद ही आनंद है, आनंद की वर्षा हो रही है। अब इसके पीछे क्या भौतिक कारण है या सांसारिक कारण है, इसका कोई पता नहीं है। यह प्रसन्नता आत्मविश्वास के साथ साथ स्वयं के प्रति, अपने कार्य के प्रति आस्था जगाती है। आस्था अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मन में लगन पैदा करती है, एक जुनून पैदा करती है। प्रत्येक अभिनेता को आसन और प्राणायाम का अधिकतम लाभ लेने के लिए निम्न बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। पहला, योग अनुभव का विज्ञान है, अनुभव स्वयं आपका अपना। दूसरा, योगाभ्यास शांत वातावरण में शांत भाव से करना चाहिए, कोई हड़बड़ाहट नहीं होनी चाहिए उसमें। साक्षी भाव रखने से पूरा लाभ मिलता है। तटस्थता से करना चाहिए। साक्षी भाव रखने का मतलब ये है कि आपको अपने आप को भूलना पड़ेगा, अर्थात आसन प्राणायाम करते समय शरीर में भीतर क्या हो रहा है यह बराबर देखते रहना चाहिए। आपकी सांस की गति क्या है आपके अंदर जो अंदरूनी अवयव है शरीर के, वो किस तरह प्रभावित हो रहे हैं, इसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आसनों से अभ्यास में सांस के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाती, केवल भीतर आती जाती सांस को देखते रहना होता है। प्राणायाम में सांस के साथ विभिन्न अलग अलग अभ्यास किए जाते हैं। सही तरीके से अभ्यास किया जाए तो कम से कम ऊर्जा खर्च होती है, मतलब उसको सरलता और सहजता से करना है, कहीं जोर नहीं लगाना है, ज़बरदस्ती नहीं करना है ना। और एक बात और है, हर आसन के बाद या हर आसन को ऐसे करना चाहिए जैसे आप शवासन कर रहे हैं। योगाभ्यास के बाद किसी तरह की शारीरिक या मानसिक थकान नहीं होनी चाहिए। अभ्यास के बाद तन मन हल्का फुल्का लगना चाहिए, प्रसन्नता की अनुभूति होनी चाहिए। 6, शरीर के साथ जरा भी जोर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। कहते हैं आसन किए नहीं जाते, हो जाते हैं। इसलिए नियमित रूप से अभ्यास किया जाए तो कोई भी आसन हो तो एक दिन अपने आप सिद्ध हो जाता है। शरीर पर उतना ही दबाव डालना चाहिए जो पीड़ादायक न हो। जब हम अंगड़ाई लेते हैं तो किस तरह सहजता से, बिना किसी प्रेशर के, फोर्स के, दबाव के, सहजता से अंगड़ाई हम ले लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अब मान लो आपको पश्चिमोत्तासन करना है और आपका सिर जो है वो पैर के अंगूठे से लगाना है, लेकिन स्वाभाविक रूप से ये हो सकता है नहीं होगा। तो इसके लिए ऐसा नहीं करना है कि आपको सिर पैर से लगाना ही जरूरी है। जहाँ तक आपका सिर जाएगा वहाँ तक आप करिए, और उससे भी वही फायदा होगा जो लोग सिर से लगा देते हैं उनको होता है। धीरे धीरे प्रयास के बाद आपका सिर जो है पैरों के अंगूठों से लगने लगेगा। हमेशा याद रखना चाहिए कि आसन हमारे लिए है, हम आसन के लिए नहीं हैं। हम आसन के लिए नहीं हैं, यह ध्यान दिलाना इसलिए आवश्यक है कि अक्सर आसन सिद्ध करने में जोर जबरदस्ती की जाती है, जिससे शरीर में कहीं न कहीं नुकसान होता है और
जिंदगी भर के लिए पीड़ा भुगतनी पड़ सकती है। लाइफ लॉन्ग पीड़ा आपको हो सकती है, आप परेशान रह सकते हैं जीवन भर, क्योंकि हमारी जो कोमल तंत्रिकाएं हैं उनमें चोट लग जाती है, चोट लग सकती है। हमें याद रखना चाहिए कि आसनों के अभ्यास में मांसपेशियों की सहायता से तंत्रिका तंत्र को स्वस्थ किया जाता है, प्रशिक्षित किया जाता है और उसकी कार्य क्षमता को बढ़ाया जाता है। 8वां जो सूत्र है, आसनों को एक निश्चित क्रम से करने से ज़्यादा लाभ होता है। पहले लेटकर जितने भी आसन है वो लेटकर कर लीजिए, फिर उसके बाद बैठकर और अंत में खड़े होकर आसन करना ज़्यादा लाभदायक है। इस क्रम के बाद बैठकर प्राणायाम और फिर ध्यान करना चाहिए। प्राणायाम और ध्यान सारे आसन करने के बाद करना बहुत ज़रूरी है। आसनों का ऐसा क्रम बना लेना चाहिए जिससे शरीर के हर अंग का पर्याप्त व्यायाम हो जाए। आसन में खिंचाव, स्ट्रेच महत्वपूर्ण है। दूसरे व्यायामों की तरह इसमें मांसपेशियों का बार बार कंट्रैक्शन, संकुचन और बार बार फैलना, जिसको बोलते हैं रिलैक्सेशन, नहीं होता। 17-18 चुने हुए आसन व प्राणायाम पर्याप्त होते हैं, इससे ज़्यादा की ज़रूरत भी नहीं होती है। हर आसन एक बार करना पर्याप्त है। एक आसन के बाद दूसरा विपरीत आसन करना चाहिए, जैसे हलासन के बाद भुजंगासन, पश्चिमोत्तासन के बाद सुप्त वज्रासन या सर्वांगासन के बाद मत्स्यासन करना चाहिए। प्रत्येक आसन का समय अपने शरीर की क्षमता अनुसार रखना चाहिए। आसनों में कभी झटका नहीं लगाते हैं, जर्क नहीं होना चाहिए, जर्क नहीं दिया जाता है। एक धीमी समान लय में आसन को सिद्ध करने या उससे वापस आने का प्रयास किया जाता है। आसन के साथ प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास सतत करते रहना चाहिए। आधा घंटा में लेकर 45 मिनट तक अगर हम योगासन करते हैं तो हमको कम से कम 10 मिनट तक प्राणायाम करना चाहिए। और अगर 1 घंटे 45 मिनट से लेके 1 घंटे तक करते हैं तो हमको 20 मिनट प्राणायाम के लिए देना चाहिए और 1-1.5 घंटे से अभ्यास में 30 मिनट प्राणायाम के लिए रखना चाहिए। यह सब बातें ध्यान रखना अभिनय साधक के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि उसका लक्ष्य केवल साधना नहीं है, बल्कि शरीर के माध्यम का उपयोग करते हुए चेतना के उच्च स्तर पर पहुंचना है। शुद्ध चेतना के उच्चतम आयामों का अनुभव करना है और प्रेक्षकों को अनुभव करवाना है, ताकि अभिनेता और प्रेक्षक एक साथ उस शाश्वत आनंद स्वरूप को अनुभव कर सकें। आसनों की विशेषताओं को समझने के लिए पतंजलि योग दर्शन के 3 सूत्रों को याद रखना आवश्यक है। इनकी जानकारी होने के बाद पतंजलि योग, राजयोग, हठ योग दोनों के सिद्धांत, उद्देश्य और प्रभाव स्पष्ट हो जाते हैं, साफ हो जाते हैं। स्थिर सुख मासनम पतंजलि योग सूत्र 46। आसन में सुखपूर्वक स्थिर रहना चाहिए। स्थिरता शरीर की और मन की दोनों की होनी चाहिए। केवल शरीर स्थिर है और मन भटकता रहे तो वो उस आसन से हमको कोई लाभ नहीं होगा। मानसिक अस्थिरता से आसन में पूरा लाभ नहीं होगा। मन और शरीर की स्थिरता से ही प्रसन्नता का भाव पैदा होगा। सेंस ऑफ वेलबींग विल बी डेवलप्ड थ्रू मेंटल ट्रंक्विलिटी ऑफ माइंड एंड बॉडी। स्थिर होना चाहिए। अगर शरीर स्थिर नहीं है और शरीर स्थिर है और मन अस्थिर है तो इसका योग का कोई लाभ नहीं होगा। प्रयत्न शैथिल्यानंत समापत्तिभ्याम, ये दूसरा सूत्र है जो हमको आसन करते समय ध्यान में रखना चाहिए। ये पतंजलि योग सूत्र का 47वां सूत्र है। इस सूत्र में यह बताया गया है कि आसन में कम से कम ऊर्जा लगनी चाहिए। बहुत ज़्यादा प्रयत्न करने से वो जो आसन का लाभ शरीर को होना वो नहीं होगा। जरा सी भी जोर जबरदस्ती शरीर के साथ नहीं करनी चाहिए। एकदम सहज, एफर्टलेस तरीके से करना चाहिए। वास्तव में हर आसन शवासन जैसा लगने लगे ऐसा प्रयास करना चाहिए, क्योंकि
आसन के समय शरीर में जरा भी दर्द, दबाव, तनाव होगा तो मन उसी में लगा रहेगा। इसे यूं भी कहा जा सकता है कि अधिक से अधिक रिलैक्स्ड तरीके से आसन करना चाहिए, तभी विचारों का प्रवाह रुकेगा, मानसिक तनाव कम होगा और मन का ध्यान अनंत की ओर लगेगा। ये प्राणायाम, योगाभ्यास, ये सब इन्फिनिटी की तरफ जाने का साधन है। योर मेंटल स्ट्रेंथ विल बी डेवलप्ड लाइक एनीथिंग। आसन के समय नाक के भीतर जाती सांस, बाहर जाती सांस पर ध्यान लगाना ही अच्छा होता है। एक तो इसमें मन में अनुशासन आता है, दूसरा शरीर के भीतरी वातावरण के प्रति जागरूकता बढ़ती है। धीरे धीरे पूरे शरीर के चेतना प्रवाह का अनुभव होने लगता है। इसके बाद तीसरा जो सूत्र है, ततो द्वंद्वा न विद्यात, ये पतंजलि योग सूत्र का 48वां सूत्र है। इस सूत्र में आसनों के नियमित अभ्यास के परिणामों के बारे में चर्चा की गई है। जब उपरोक्त दोनों सिद्धांतों का आसनों के अभ्यास में पालन किया जाता है तो दो विरोधों के बीच कोई विरोध नहीं रह जाता, तो एक दूसरे से सहयोग के साथ काम करते हैं। और वे दो विरोधी ध्रुव दो प्रकार की निम्नलिखित आंतरिक संवेदनाओं में होते हैं। जो विरोधी ध्रुव हो सकते हैं वो होते हैं सिंपैथेटिक, दूसरा पैरासिम्पैथेटिक। इस प्रकार की विरोधी कार्यप्रणाली शरीर में लगभग सभी हिस्सों में व्याप्त होती है। पिछले एपिसोड में इस संबंध में हमने विस्तार से चर्चा की थी। अगर आप इसे फिर से समझना चाहते हैं तो आपको हमारे पिछले एपिसोड को देखना और समझना चाहिए। इस प्रकार की विरोध, एक मांसपेशी पैरों के घुटनों को मोड़ती है तो दूसरी खोलती है, धमनियाँ रक्त ले जाती हैं और शिराएं रक्त लाती हैं, आदि आदि। शरीर और मन में हार्मोनी, एक रास्ता पैदा होना जरूरी है। शरीर के भीतर के सभी अंगों के बीच आपसी तालमेल होना भी जरूरी है, जैसा कि हम पहले चर्चा कर चुके हैं। शरीर के भीतरी वातावरण को सम स्थिति में होना बहुत जरूरी है। अतः आसनों को सही तरीके से अभ्यास करना आवश्यक है। इस प्रकार से आसन शरीर की सभी कार्य प्रणालियों में संतुलन लाते हैं। इतना ही नहीं, अहम, ईगो, संवेदनाएं, इमोशंस, व्यवहार दृष्टिकोण, परसेप्शन भी संतुलित करते हैं। जैसा कि हम पूर्व में भी सूचित कर चुके हैं कि योगाभ्यास प्रकृति के शांत वातावरण में ही करना चाहिए, इससे ही ज़्यादा लाभ होता है। जिस कमरे में आप योगाभ्यास कर रहे हैं उसमें टीवी और किसको बोलते हैं, टीवी है, कंप्यूटर है, मोबाइल है, फ़ोन आदि और अखबार आदि नहीं होना चाहिए। इन सब से ध्यान भटकता है और जब ध्यान भटकेगा तो आप आसन में वो अनुशासन लाना है वो नहीं ला पाएंगे और शरीर को पूरा लाभ नहीं होगा। असल में होता क्या है कि जब हम आसन करते हैं, आती जाती सांस का निरीक्षण करते हैं, तो हमको क्या होता है कि एक मौन धारण करना पड़ता है और उसके बाद मौन अपने आप में ही एक बहुत बड़ा सहयोग करता है हमारे शरीर के अंदर की यात्रा के लिए। जो आसन है उससे एकीकृत हो जाता है शरीर, मन, और फिर मन के भीतर की यात्रा शुरू होती है। शुरुआती समय में कठिन और महत्वपूर्ण होता है, 5-7 दिन आपको परेशानी आती है, लेकिन एक बार जब आप भीतरी वातावरण का अनुभव कर लेते हैं तो फिर बाहर कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हैं, आपका मन भटकता नहीं है। भीतर की समस्थिति को बनाए रखा जा सकता है। योगाभ्यास की शुरुआत में शरीर में होने वाले आंतरिक परिवर्तन कभी कभी परेशान करते हैं, जैसे नींद कम आना या बहुत ज़्यादा नींद आना, भूख लगना, कम लगना भूख या बहुत ज़्यादा भूख लगना, ये भी हो सकता है। 7 दिन के लगातार योगाभ्यास के बाद एक दिन शरीर को पूर्ण विश्राम देना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि योग साधना अंदर की यात्रा है जहाँ स्वयं को अकेले जाना होता है। कितना भी बड़ा प्रशिक्षक क्यों न हो, वो आपको समझा सकता है, रास्ता दिखा सकता है, लेकिन आपको सावधानियां क्या क्या रखना है वो बता सकता है, लेकिन आपके साथ अंदर की यात्रा में नहीं जा सकता। अच्छा, दूसरा क्या होता है, हर एक के शरीर की बनावट भी अलग अलग होती है, तो अपना चिंतन मनन बराबर जारी रखना चाहिए। अपनी खोज, स्वयं का अनुभव लगातार उसको करना चाहिए
किसी भी विषय के मूल ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, जो भी हमारे पास उपलब्ध है उसको ग्रंथों को पढ़ें, उनका मनन करें। जैसे अभिनय में आगे बढ़ते रहने के लिए अभिनेता बराबर अपने चारों ओर के वातावरण की हर चीज़ के प्रति सजग रहता है। ही ऑलवेज अलर्ट कि क्या होने वाला है, अब क्या होगा, आपको किसका डायलॉग आएगा, मैं डायलॉग बोलूँगा, और वो सब हो जाता है। पहले 3 महीने जो रिहर्सल चलती है उसमें सब हो जाता है, लेकिन उसके बाद जब वो मंच पे जाता है तो फिर उसकी सारी जो चीज़ें हैं उसको ध्यान रख के करना पड़ती है। अभिनेता क्या करता है, नए नए जो सिद्धांत आते हैं अभिनय में उनकी जानकारी रखता है, बड़े अभिनेताओं के अभिनय को देखता है, परखता है और सोचने समझने की कोशिश करता है। वैसे ही योग के लिए भी यही किया जाता है। बराबर भीतरी वातावरण के लिए सजग रहना चाहिए। योग के विभिन्न सिद्धांतों को अपने मन की कसौटी पर जांचना चाहिए और योग के बड़े साधकों के अनुभव को अपनी सूक्ष्म दृष्टि से परखना चाहिए। जैसे अभिनय जीवंत कला है, वैसे योग भी एक जीवंत कला है ना। वैसे ही योग भी एक जीवंत साधना है। दोनों का बराबर अभ्यास करना होगा, तभी वे अभिनेता और योग साधना करने वाले को सूक्ष्म स्तर पर योग के विभिन्न सिद्धांतों को अपने मन की कसौटी पर जांचना चाहिए। योग के बड़े साधकों के अनुभव को अपनी सूक्ष्म दृष्टि से परखना चाहिए। जैसे अभिनय जीवंत कला है, वैसे योग भी जीवंत साधना है। दोनों का बराबर अभ्यास करना होगा, तभी अभिनेता और योग साधना करने वाले को सूक्ष्म स्तर पर समृद्ध बनाएगी। स्वामी विवेकानंद द्वारा लिखी गई पुस्तक राजयोग इस संबंध में एक श्रेष्ठ पुस्तक है, जिसका पठन और चिंतन मनन करना चाहिए। हठ योग के आसनों व प्राणायामों के लिए कुवैल्यानंद की 2 पुस्तकें प्रामाणिक है, एक योगासन और प्राणायाम। परंतु यह पुस्तकें 1927 के आसपास लिखी गई हैं, पर पढ़ने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि अभी अभी इनको लिखा गया है, क्योंकि दुनिया में पहली बार कुवैल्यानंद जी ने ही आसनों पर प्रयोगशाला में के वैज्ञानिक परीक्षण कर उनसे होने वाले लाभों को विज्ञान की कसौटी पर सिद्ध किया। योग पर आज तक जितनी भी किताबें लिखी गई हैं, वे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इन दोनों किताबों से प्रभावित हैं। योग अनुभव का विज्ञान है, अनुभव अपना खुद का। योग में इसके लिए बाहर कोई प्रयोगशाला नहीं है, मन ही कसौटी है। और यह तीनों पुस्तकें साधक को मन की सच्ची कसौटी बनाने में मदद करती हैं, जिस पर वह तटस्थ भाव से, साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से विविध योगों सिद्धांतों को परख सकता है। वह कभी रास्ता नहीं भटकेगा, कभी भी उसे ठग नहीं पाएंगे। और आज योग दुनिया में खरबों रुपए का व्यापार हो रहा है, और अधिकांश योग के व्यापारी भोले भाले लोगों को लूटने के काम में लगे हुए हैं। कहा जाता है कि अभिनेता का काम योगी के काम से भी कठिन होता है। ये बात बहुत गौर करने वाली है। कहा जाता है कि अभिनेता का काम योगी के काम से कठिन होता है, तो इसका मतलब यही हुआ कि योग की ज़रूरत योगी से भी ज़्यादा अभिनेता को है। लेकिन पहले राजयोग, फिर हठ योग, साथ ही कम से कम एक बार प्रकृति के शांत वातावरण में जाकर योगाभ्यास करना जरूरी है। तो मित्रों, ये था हमारा एक्टिंग कोर्स के 36वें एपिसोड का चौथा भाग। और अभिनय में योग का क्या महत्व है, इन 4 भागों में हमने समझाने का प्रयत्न किया है। आशा है इससे आपको अंदर के अभिनेता को और पुष्ट करने का मौका मिलेगा। मैं चंद्रशेखर बिरतरे आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।